ऑल स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम GSIC के YouTube चैनल पे आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि क्लास 12 से लेकर ऑल क्लासेस के लिए रहेगा। आज की क्लास का हमारा फोकस रहेगा 12th क्लास का पार्टनरशिप फर्स्ट यानी लेसन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड, जिसमें दिया हुआ है साझेदारी का परिचय। मैं गौरी शंकर स्वामी आपके सामने ये एक प्रस्तुत कर रहा हूँ जो 12th क्लास से रिलेटेड रहेगा। तो बात करते हैं, देखो, साझेदारी का परिचय क्या होता है। साझेदारी फर्म, साझेदार, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। पहले बात करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप जो अपने को पढ़ना है वो देखिए। सबसे पहला आता है इसका एक्ट, अधिनियम। कौन सा अधिनियम लागू होता है? पूर्व में सभी चीजों के लिए एक ही अधिनियम लागू होता था, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। लेकिन उसके बाद में कंपनी साझेदारी का एक पर्टिकुलर अधिनियम बनाया गया, वो बनाया गया भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अब बात करते हैं कब लागू हुआ भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, तो बात करते हैं इसके बारे में। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। उस समय यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार परिभाषा दी हुई है साझेदारी की। तो वो परिभाषा दी हुई है, साझेदारी उन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के संबंध को कहते हैं जो किसी ऐसे लाभ, ये व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिस व्यवसाय को उन सभी के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबके लिए जारी किया जाए या संचालित किया जाए। ये परिभाषा थी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों आया ये साझेदारी अधिनियम या साझेदारी क्यों हुई। तो बात करते हैं पहले सोल प्रोप्राइटरी, जिसे हम एकल स्वामित्व कहते हैं, उसमें बहुत सी कमियां सामने आई थी। वो कमियां क्या थी? जैसे कि अगर एकल स्वामित्व होगा तो वहां पर पूंजी की समस्या रहेगी। दूसरा, वहां पर मैनेजमेंट स्किल यानी प्रबंध चातुर्य की कमी रहेगी। तीसरा, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। यदि एकल स्वामित्व में उस मालिक या स्वामी की मृत्यु हो जाए तो व्यवसाय का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए उसमें ये भी एक कमी थी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी व्यवसाय का प्रादुर्भाव या उद्भव हुआ। अब बात करते हैं, साझेदारी तो पता चल गई। अब क्या होते हैं साझेदार? प्रत्येक साझेदारी में जो भी व्यक्ति शामिल होता है उसे पृथक रूप से या व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहा जाता है तथा इनका संयुक्त रूप अर्थात सभी साझेदारों को यदि शामिल किया जाए तो उसे साझेदारी फर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साझेदारी फर्म। अब बात करते हैं कि साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो विशेषताओं में पहला, मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन में यही बताया था, साझेदारी में क्या होना जरूरी है? व्यवसाय। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में बोला था ना कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध को कहते हैं जो किसी ऐसे व्यवसाय का संचालन करते हैं, यानी कि व्यवसाय का होना जरूरी है। जैसे पिकनिक पे जाना, उसमें भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन वहां पर व्यवसाय नहीं होता है, इसलिए वहां व्यवसाय नहीं है तो साझेदारी भी माना नहीं जाएगा। तो पहली डेफिनेशन या विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी इसकी? कि व्यवसाय का होना सबसे जरूरी रहेगा। दूसरा, हम बात करेंगे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी में डेफिनेशन क्या होती है कि कभी भी एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप बना नहीं सकता है, अर्थात उसके लिए क्या जरूरी है?
मिनिमम 2 पार्टनर या 2 साझेदार होने जरूरी है। अब बात करते हैं 2। मिनिमम का तो पता चल गया हमें कि कितने होने चाहिए, 2, लेकिन अधिकतम की तो लिमिट पता ही नहीं है, तो अधिकतम की बात करते हैं। अधिकतम सदस्य या साझेदार संख्या, तो इसकी बात करते हैं हम। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साझेदारी में अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी 100, परंतु कंपनी अधिनियम 2014 में इनकी अधिकतम संख्या को 50 कर दिया गया। किसमें किया गया? कंपनी अधिनियम 2014 में कितने कर दिए गए थे इसको? 50। अब बात करते हैं इसके बाद में साझेदारों के मध्य समझौता। तीसरी विशेषता है इसकी साझेदारी की कि इन साझेदारों के मध्य एक क्या होता है? समझौता या एग्रीमेंट होता है, जिसमें पूर्व निर्धारित लाभ हानि का विभाजन, ये साझेदारों के कर्तव्य एवं दायित्व, इन सभी के बारे में समझौता होता है। चौथा विशेषता इसकी चौथी रहेगी लाभों का विभाजन। डेफिनेशन से भी पता चलती है अपने को इसकी विशेषता है कि ये साझेदार सभी जो सम्मिलित हुए हैं वो क्यों हुए हैं? एक व्यवसाय का संचालन करके उसमें होने वाले लाभ अथवा हानि का विभाजन करने के लिए। अब बात करते हैं लाभों का विभाजन तो हो जाएगा एक निश्चित अनुपात में, हानियों का विभाजन, तो हानियों में को भी साझेदार को वहन करना पड़ेगा। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या सभी साझेदारों को हानि में हिस्सा लेना पड़ेगा या हानि वहन करनी पड़ेगी? तो ऐसा सही नहीं है। एक अवयस्क साझेदार को कभी भी हानि में हिस्सा लेने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल लाभों में हिस्सा ग्रहण करेगा, अर्थात उसको व्यवसाय की हानि वहन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर बात करते हैं अधिनियम, तो इसके बारे में तो इसकी विशेषता हमने पहले ही पढ़ चुकी है कि साझेदारी में कौन सा अधिनियम लागू होता है? 1932 यानी 1932। अब बात करते हैं इसके 6 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता, पृथक वैधानिक अस्तित्व का नहीं होना, अर्थात साझेदारी निश्चित होती है साझेदारों से। यदि साझेदार इस साझेदारी से निकल जाए या पृथक हो जाए तो इसके बाद साझेदारी कभी भी कायम नहीं रह सकती है, अर्थात साझेदारी का पृथक से कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कंपनी का, तो कंपनी में हम विशेषता पढ़ते हैं कि कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, परंतु साझेदारी का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं माना जाता है। यहाँ तक का हमारा टॉपिक हुआ साझेदारी का परिचय और उस साझेदारी की विशेषताएं। यहाँ तक में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए ताकि हम उसके बारे में सुधार कर सकें और आपको उसका आंसर दे सकें। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड। क्या होता है साझेदारी संलेख? हमने ऊपर पढ़ा था कि साझेदारों के मध्य क्या होता है? समझौता। अब ये समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि लिखित समझौता तो समझ में आता है, मौखिक कैसे? हम कई बार ऐसा होता है जब हम बात करते हैं मौखिक की, और मौखिक में हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आगे जाके या इन फ्यूचर में अगर समझौता मौखिक हुआ तो अगर साझेदारों के मध्य कोई भी आपसी मतभेद हो जाए तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा? झगड़ा होगा, फिर न्यायालय में जाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसके लिए हमेशा साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है वो रिटर्न होता है यानी लिखित होता है, और ऐसे लिखित समझौते को हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड। अब ये समझौता लिखित होता है तो एक क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या लिखा जाएगा? तो साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें, तो क्या क्या लिखना है? साझेदारी फर्म का नाम, साझेदारी फर्म के व्यवसाय का पता, साझेदारों के नाम, साझेदारों के पता, साझेदारों का आईडी, ये सभी चीजें किसमें लिखते हैं? इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? तो हम साझेदारी व्यवसाय में होने वाले लाभों के विभाजन का अनुपात लिख सकते हैं,
साझेदारी में लेखा पुस्तकें किस विधि से लिखी जाएगी, किस विधि से उनका अंकेक्षण किया जाएगा, ये सभी बातें किसमें लिखी जाती है, साझेदारी संलेख में। अब हमने ऊपर अभी जैसे बोला कि साझेदारों के बीच समझौता लिखित और मौखिक हो सकता है, अर्थात वहां साझेदारी संलेख का अभाव है यानी एब्सेंस है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर साझेदारी संलेख ना हो तो कौन से नियमों का पालन किया जाएगा? तो न्यायालय ने इन नियमों का उल्लेख किया कि यदि किसी साझेदारी में साझेदारी संलेख ना हो तो उस दशा में कौन से नियम अप्लाई होंगे। तो देखते हैं हम लोग, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो देखते हैं पहला, लाभों का विभाजन। पहली समस्या आएगी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लिखा हुआ नहीं है, तो अब लाभों का विभाजन किस अनुपात में करें? तो इसका निष्कर्ष ये है कि उनके मध्य यानी साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। किस अनुपात में? इक्वल रेशियो या समान अनुपात में। बात करते हैं दूसरा, पूंजी पर ब्याज। तो इसके पॉइंट्स में फिर प्रॉब्लम आई कि अगर साझेदारी संलेख में उल्लेख है कि साझेदारों को किस दर से ब्याज दिया जाएगा तो उसी को फॉलो किया जाएगा, लेकिन अगर साझेदारी संलेख ना हो तो किसी भी साझेदार को न तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और न ही उसके आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स एक साथ हुए कि साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को न तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और न ही पूंजी या आहरण पर ब्याज लिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, साझेदारों के ऋण पर ब्याज। अब ऐसी कंडीशन भी आती है यदि किसी साझेदार ने साझेदारी फर्म को ऋण स्वरूप कोई राशि प्रदान की गई है तो वो उसकी पूंजी नहीं मानी जाती है, वो इसका साझेदार का ऋण माना जाता है। तो ऐसे ऋण पर अधिकतम 6% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अर्थात नियम क्या बना? साझेदारों के ऋण पर 6% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, वेतन, बोनस, कमीशन अथवा अन्य कोई भी पारिश्रमिक। किसी भी साझेदार को साझेदारी संलेख के अभाव में वेतन, बोनस, कमीशन अथवा अन्य किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्यवसाय के संचालन में हिस्सा। साझेदारी संलेख के अभाव हो चाहे लिखा हो, दोनों ही कंडीशन में ये तो माना ही जाएगा कि प्रत्येक साझेदार उनके द्वारा संचालित व्यवसाय के संचालन में हिस्सा ले सकता है, अर्थात वो भी इसमें अपना सहयोग कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेखा पुस्तकों तक पहुंच। प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार होगा कि वह फर्म या साझेदारी फर्म की लेखा पुस्तकों की प्रतिलिपि को प्राप्त कर सके, अर्थात उन तक उसकी पहुंच हो सके। फिर से अब मैं रिपीट करता हूं कि आप देखिए इस वीडियो को और यहाँ तक में अगर आपको कोई भी हमारे द्वारा कोई त्रुटि की गई हो, गलती की गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में दिखाइए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे।